नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube वीडियो में जिसका नाम है जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। यही मेरा टैगलाइन भी है कि लाइफ में जो आगे बढ़ना है जिसको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कक्षा 6 का अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.4 जो है हम आज हल करेंगे। इस प्रश्नावली में जो है गुणनखंड, गुणज और सह अभाज्य संख्याओं से संबंधित जो है सवाल दिए गए हैं। इन सवालों को जो है आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4। तो जैसा कि मैंने बताया कि गुणनखंड के से संबंधित सवाल है। तो गुणनखंड, सबसे पहले आप ये जान लो कि गुणनखंड कहते किसको हैं। गुणनखंड की परिभाषा क्या होती है। गुणनखंड की जो परिभाषा होती है, गुणनखंड का परिभाषा है कि गुणनखंड उन संख्याओं को कहते हैं जो किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दें। तो जो विभाजित करने वाली संख्याएं होती हैं वो उस संख्या का गुणनखंड होती है। तो ये है गुणनखंड की परिभाषा। तो जैसा कि प्रश्नावली का जो पहला सवाल दिया गया है उसमें दिया गया है निम्न में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए 20 और 28, बी 15 और 25, सी 35 और 50 और डी जो है वो 56 और 120। तो इनके सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सार्व गुणनखंड क्या होता है? सार्व गुणनखंड को जो है हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया या कॉमन गुणनखंड हो गया। तो ये होता है, उसको जो है शुद्ध हिंदी में सार्वगुणनखंड भी बोला जाता है। उभयनिष्ठ, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होता कि सार्वगुणनखंड किसी का। सार्वगुणनखंड, सार्व का मतलब है कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक है। तो इसमें जो जो ए बी सी डी जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका जो है, इसमें जो है इन दो जो संख्याएं दी गई हैं इनमें जो है इनमें कॉमन गुणनखंड पता करना है कि इन दोनों संख्याओं में कॉमन गुणनखंड क्या है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो जैसा मैंने क्वेश्चन भी जो है बोर्ड पे लिख दिया है कि 20 और 28 का, तो इसका गुणनखंड पहले हम ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड का जैसा मैंने परिभाषा बताया था कि गुणनखंड क्या होती है, जो किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो 20 का देखते हैं कि जो संख्या 20 है वो किस किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा बिना शेषफल छोड़े। तो संख्या 20 जो है वो 1 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से, और किससे विभाजित हो जाएगा? 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा बिना शेषफल छोड़े, और 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और 10 से जो है पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और फिर 20 से जो है ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा जो है अन्य किसी संख्या से ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। अब 28 को देखते हैं। 28 जो है ये किस किस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा? 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, और 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 14 से पूरी तरह तरीके से विभाजित हो जाएगा, और 28 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अब इन दोनों में जो इनके गुणनखंड आए हैं, तो ये संख्याएं जो है इनकी गुणनखंड है। इस संख्या के ये सब गुणनखंड है। तो इन गुणनखंडों में जो इनके गुणनखंड आए हैं, इसमें ये देखना है हमको कि कौन सी ऐसी अंक है जो दोनों में है, कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो इसमें देख रहे हैं हम टैली जब करने पे देख रहे हैं कि 1 जो है दोनों में है, 2 जो है वो दोनों में है, 4 जो है वो दोनों में है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं मिल रहा है। तो जो सार्वगुणनखंड होगा, तो इन दो संख्याओं का जो सार्वगुणनखंड होगा वो 1, 2 और 4 होगा। ठीक है। अब बी जो दिया है, इसी तरह 15 और 25 का भी हम जो है सारे गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 15 के हम सारे गुणनखंड पहले लिख लेते हैं। तो 15 किस किस संख्या से विभाजित हो सकता है? 1 से विभाजित हो जाएगा, 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, 5 से पूरी तरीके विभाजित हो जाएगा, और 15 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। 25 को देखते हैं। 25 जो है वो 1 से पूरी तरीके विभाजित हो जाएगा, 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, और 25 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो अब इन दोनों को टैली करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऐसा अंक है, कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। ठीक है। तो दोनों में क्या दिख रहा है मुझे? 1 जो है दोनों में दिख रहा है, और 5 जो है दोनों में दिख रहा है। तो इनका सार्वगुणनखंड क्या होगा? तो इनका सार्वगुणनखंड जो है 1 और 5 होगा। जो कॉमन गुणनखंड है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो 1 और 5 होगा। सी देखते हैं। तो सी में जो है 35 और 50 के जो है जो गुणनखंड है वो सारे जो है हम लिख लेते हैं। तो 35 का गुणनखंड, तो ये किस किस संख्या से कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, और 35 से
कट जाएगा। तो ये 35 के इतने सारे गुणनखंड होंगे। 50 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे? 50 का होगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। तो इतने इसके गुणनखंड हो गए। अब इसमें टैली कर लेते हैं कौन कौन सा संख्या जो है मिल रहा है, जो दोनों में है। तो क्या क्या मिल रहा है? 1 जो है दोनों में है और 5 जो है वो दोनों में है, इसके अलावा और कोई संख्या दोनों में नहीं है। तो सार्वगुणनखंड क्या होगा? तो सार्वगुणनखंड जो है वो 1 और 5 होगा। इसी तरह डी में, तो डी में देखते हैं 56 का गुणनखंड कौन कौन से होंगे, किस किस संख्या से 56 जो है पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी बिना शेषफल छोड़े हुए। तो किससे विभाजित हो जाएगी? 1 से तो विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी और 3 से। 6 और 5 11 होता है, तो ये जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से, ये संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, 5 से नहीं होगी, 6 से नहीं विभाजित होगी क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगा। 7 से ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 8 से भी ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद 8 के बाद जो है ये 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और 28 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और 56 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब दूसरी संख्या जो है 120 है, तो 120 को देखते हैं किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगा। 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, लास्ट में 0 है इसलिए 5 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 6 से ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से, इसलिए 6 से भी विभाजित हो जाएगा। 7 से नहीं होगा, 8 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 9 से विभाजित नहीं होगा ये। 10 से ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 12 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से। फिर 15 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 24 से ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 30 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और 40 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो मतलब 120 के जो है 120 के 16 गुणनखंड होंगे। तो सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है हमको। तो सार्वगुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दोनों में टैली कर लेंगे। तो दोनों को टैली करते हैं तो क्या है? 1 है जो दोनों में है, 2 जो है दोनों में है, 4 जो है वो दोनों में है, 8 जो है वो दोनों में है और कोई संख्या मिल रही है क्या? और कोई संख्या हमको नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं, तो सार्वगुणनखंड लिख देंगे इसका। तो सार्वगुणनखंड जो होगा वो होगा 1, 2, 4 और 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दिया है कि निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए 4, 8 और 12 और बी है 5, 15 और 25। तो इसके भी सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। इसमें भी जो है सार्वगुणनखंड हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्याएं दिया गया है उन संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 4 का गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 के गुणनखंड क्या क्या होगा? 4 जो है किस किस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी? 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी और 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 8 के गुणनखंड देख लेते हैं। 8 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। और 12 का गुणनखंड देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया, ठीक है। तो इसके हम सारे गुणनखंड ज्ञात, सारे संख्याओं के जो है, सारे अंकों के जो है हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिए। इसके 3 गुणनखंड आए, इसके 4 गुणनखंड आए और इसके 6 गुणनखंड आए हैं। तो इनमें अब जो है टैली कर लेते हैं। जो गुणनखंड आए हैं सबके, उनको आपस में मैच करके देखते हैं कि कौन सा संख्या, कौन सा गुणनखंड जो है वो तीनों में है। जो तीनों में होगा वही जो है सार्वगुणनखंड होगा, कॉमन गुणनखंड होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 1, 2 और 4 इसमें भी है, 1, 2, 4 इसमें भी है, 1, 2, 4 इसमें भी है। तो सार्वगुणनखंड क्या होगा? सार्वगुणनखंड जो होगा 1, 2 और 4 होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है, इसमें भी जो सार्वगुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। क्या होगा सार्वगुणनखंड, कॉमन गुणनखंड क्या होगा इन संख्याओं में? तो क्या करते हैं, ये जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले 5 दिया है, तो 5 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा और 5 होगा। 15 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा,
3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। 25 का गुणनखंड क्या होगा? 25 का होगा 1 हो गया, 5 हो गया और 25 हो गया। ठीक है, अब तीनों को टैली कर लेते हैं तो सार्वगुणनखंड हमको मिल जाएगा। तो सार्वगुणनखंड क्या क्या है? 1 और 5। जो तीसरा सवाल दिया हुआ है, जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया है कि निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात करना है। जो है सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। तो ए जो दिया हुआ है 6 और 8 और बी जो दिया हुआ है 12 और 18। तो इसमें जो है सार्वगुणज ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गुणज क्या होता है, गुणज किसे कहते हैं, गुणज का परिभाषा क्या होता है। गुणज का जो परिभाषा होता है कि किसी संख्या के पहाड़ा में आने वाली संख्याएं उस संख्या की गुणज कहलाती हैं, या वे संख्याएं जो एक संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त होता है। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले तो शुरू करते हैं सवाल को। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो सार्वगुणज याद कर लेते हैं। गुणज मतलब मैंने जो बताया कि अभी बताया था कि गुणज का मतलब ये होता है कि जो उसके पहाड़ा में आता है या जो संख्या दिया गया है इसमें जो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते जाए, मतलब 6 है तो 6 में 1 का गुणा कर दे तो जो आए वो उसका गुणा करने पे जो आएगा संख्या वो उसका गुणज होगा। 2 से गुणा कर दे तो जो संख्या आएगा वो इस संख्या का गुणज होगा। 3 से गुणा कर दें तो जो संख्या उत्तर आएगी वो इस संख्या का गुणज होगी। तो हमको जो प्रथम 3 जो है कॉमन गुणज ज्ञात करना। तो इसके गुणज ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम 6 का गुणज ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जो है हमने इसके गुणज लिख दिए, ये 6 के गुणज हैं और ये 8 के गुणज हैं। तो कह रहा कि इसमें प्रथम जो 3 गुणज हैं जो कॉमन गुणनखंड है जो दोनों में है उनको हमको लिखना है। तो कॉमन सार्वगुणज लिखने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को टैली करेंगे। तो हम इसमें देख रहे हैं जब टैली कर रहे हैं तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, एक 24 जो है वो दोनों में है, 24 में भी है और 24 इसमें भी है। तो प्रथम ये हो गया। फिर दूसरा जो है हम देख रहे हैं 48 जो है इसमें भी है और 48 इसमें भी है। ठीक है, तीसरा जो आएगा वो हमारा इसमें क्या है कि हम जो है अगर सारे गुणज जो है अगर हम लिखें तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर सारे गुणज हम लिख रहे हैं किसी संख्या के तो उसमें क्या सारे गुणज लिखने के लिए समय ज़्यादा लगेगा और हमें लिखने में टाइम लगेगा। तो सार्वगुणज ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो है जो संख्या आपको सार्वगुणज के रूप में पहले मिला है, तो पहला संख्या में मिला 24, इसमें भी 24 है, तो आप जो है जो संख्या मिला है सार्वगुणज के रूप में पहला संख्या जो मिला है उतना ही संख्या जो है आप अगला सार्वगुणज ज्ञात करने के लिए उसमें जोड़ दीजिए। तीसरा भी ज्ञात करने उतनी ही संख्या उसमें तीसरे में जोड़ दीजिए। तो जैसे पहला जो गुणज हमको मिला है सार्वगुणज जो मिला है वो 24 मिला है, तो 24 में हम 24 अगर जोड़ देते हैं तो हमें दूसरा गुणज मिल जाएगा 48। सार्वगुणज जो मिलेगा वो 48 मिलेगा। फिर 48 में जो है हम अगर 24 को जोड़ दें तो हमें तीसरा जो है वो सार्वगुणज मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा 72। तो जो सार्वगुणज होंगे हमारे, तो इसी तरह जो अगर आपको कॉमन जो है गुणज ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करना है, तो आप उसमें 24 जोड़ते चले जाए। 24 ही क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जो है पहला जो सार्वगुणज मिला है वो 24 मिला है, इसलिए हम इसमें 24 जोड़ते चले जाएंगे। तो इसके जो सार्वगुणज होंगे वो 24, 48 और 72 होगा। बी के जो 12 और 18 जो है इसके गुणज लिख लेते हैं क्या क्या होगा। तो शुरू के जो है कुछ 5 या 6 जो है गुणज लिख लेते हैं हम। तो 12 का गुणज लिख लेते हैं क्या क्या होगा। तो 4 गुणज इसके भी मैंने लिख दिए हैं 12 के, और 4 जो है 18 के गुणज लिख दिए हैं। तो अब इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन जो है दोनों में कौन जो है गुणज जो है कॉमन है। तो इसमें हम टैली कर रहे हैं दोनों में, तो 36 जो है वो दोनों में है। तो जैसा मैंने बताया कि गुणज ज्ञात करने के लिए, कॉमन गुणज ज्ञात करने के लिए जो पहला हमको अंक, जो पहला जो संख्या हमको मिला है उतनी ही संख्या जो है अगली गुणज ज्ञात करने के लिए उतनी ही संख्या उस संख्या में जोड़ देंगे। तो पहला गुणज जो होगा वो सार्वगुणज जो होगा वो 36 होगा। तो अगला जो गुणज होगा अगर 36 में हम 36 जोड़ दें तो 72 होगा। जो तीसरा गुणज होगा अगर 72 में अगर 36 हम जोड़ दें तो हो जाएगा 108। तो ये जो है 12 और 18 के जो है प्रथम 3 जो है वो कॉमन जो है गुणज है, सार्वगुणज है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 4, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हों।
तो 100 से छोटी ऐसी संख्याएं लिखनी है जो 3 और 4 दोनों से जो है विभाजित होती हैं, या दोनों के जो है गुणनखंड, दोनों के जो है गुणज हों। तो कॉमन गुणज लिखना है हमको, हमें जो है कॉमन गुणज लिखना है कि जो 100 से छोटी हो। तो 100 से छोटी जो गुणज लिख लेते हैं जो 3 और 4 दोनों का हो। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है 4 और 3 के जो है कुछ गुणज लिख लेते हैं शुरुआत के। तो मैंने जो है 3 के जो है कुछ गुणज लिख दिया है, जो शुरुआत के कुछ गुणज है, और 4 के जो है कुछ गुणज लिख दिया है। तो जैसा मैंने बताया था कि इन दोनों में टैली करने पे आप देख लो कि पहला जो है कॉमन गुणज कौन सा है। तो पहला जो कॉमन गुणज है वो 12 है, वो जो पहला कॉमन गुणज है वो 12 है। ठीक है, तो अब अगली जो है 3 और 4 का जो कॉमन गुणज ज्ञात करना है, तो आप 12 में 12 जोड़ते चले जाओ, जो संख्या है फिर उसमें 12 जोड़ दो, फिर जो संख्या है उसमें 12 जोड़ दो, तो वो जो है उसके कॉमन गुणज होंगे। तो 100 तक के ऐसे गुणज हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला जो गुणज होगा वो 12 होगा, फिर 12 जोड़ दिया तो 24 हो गया, फिर 36 हो गया, और 48 हो गया, 60 हो गया, फिर 72 हो गया, फिर 84 हो गया, फिर 96 हो गया। तो जो इसने बोला है कि 100 से नीचे होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। तो 3 और 4 के जो है 100 से छोटी जो है, 100 से कम जो है, 100 से छोटी जो संख्याएं जो कॉमन गुणज होंगी 3 और 4 की, वो होंगी ये संख्याएं होंगी। तो 100 से छोटी जो है 3 और 4 की टोटल 8 जो है गुणज होंगी। तो ये इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 4 का। इस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को हल किया हमने। बाकी के जो 5, 6 और 7 क्वेश्चन जो है वो हम वीडियो के पार्ट 2 में जो है हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।